तो अगला न्यूज़ पीस है एस्पिरेंट्स कि एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसका रिपोर्ट सिक्स्थ रिपोर्ट जो है सिक्स्थ एडिशन वो आया है और उसके अंदर ये बात ऑब्जर्व की गई कि 90% से ज़्यादा जो बर्थ हैं इंडियन बेबीज़ के अब वो हॉस्टल्स में हो रहे हैं। ठीक है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 6 नंबर रिपोर्ट जो है वो 5th से आगे आकर आया है और ये जो ईयर्स हैं वो कवर करता है 2023 और 24 के जो साल हैं उसको कवर करता है। इससे पहले का रिपोर्ट नंबर 5, द सर्वे नंबर 5 वाज बेसिकली कवरिंग 2019 to 2021. Okay, so this report is very important to understand as most of the examination either UPSC हो या कोई स्टेट PCS भी हो उसमें आपका ये हेल्प आता है। तो अगर बात करें सबसे पहले समझते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है क्या। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक बहुत ही बड़े लेवल पे मल्टी राउंड हाउस होल्ड सर्वे है जो कि क्रिटिकल डेमोग्राफिक मतलब जनसंख्या, स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स को रिफ्लेक्ट करता है भारत का। ये भारत में हाउस होल्ड लेवल पे कैसा डेमोग्राफिक, हेल्थ और न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स है। इसे कौन कंडक्ट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज़ द नोडल मिनिस्ट्री कंडक्टिंग द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज जो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है वो उसका नोडल एजेंसी एज अ सर्व करता है कंडक्ट कराने के लिए, जो इसे टेक्निकल गाइडेंस, कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन और फील्ड ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये सर्वे जो है ये ऑपरेट करता है अंडर द मैंडेट ऑफ इंडियाज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एंड द लार्जर मैंडेट ऑफ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स विच यूज टू ट्रैक द targets to be met for maternal health, child health, nutrition and the family planning। तो बेसिकली ये ओवरऑल एक इंडिया का हेल्थ इंडिकेटर्स को दिखाता है। फैमिली लेवल पे क्या चल रहा है आपका हाउस होल्ड सर्वे फैमिली लेवल पे है आपका ये, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल का अगर देखा जाए तो घोतक इसको कह सकते हैं या इंडिकेटर कह सकते हैं। तो इसीलिए NFHS बहुत इम्पॉर्टेंट सर्वे है। इसके अंदर जो डायमेंशंस है वो कौन से होते हैं कि कितने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं, कितना चाइल्ड ग्रोथ रेट रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड ग्रोथ में क्या देखते हैं हम, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है चाइल्ड के ग्रोथ को लेकर कि हाइट के हिसाब से जो एज हिसाब से उतनी हाइट नहीं बढ़ पाना, छोटा रहना, स्टंटिंग हो जाना, और वेस्टिंग जितना हाइट है उतना वेट नहीं हो पाना, उस चीज़ को लेकर। एंटी नेटल केयर और मदर्स के वेलफेयर को लेकर इसका डायमेंशन है। एंटी नेटल केयर मतलब कि प्रेगनेंसी से लेकर चाइल्ड बर्थ तक का जो केयर है उसको एंटी नेटल केयर कहते हैं। फिर ये बात करता है आपका इंक्रीज्ड वैक्सीनेशन रेट का, कौन सा चल रहा है वैक्सीनेशन, कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। डुअल बर्डन ऑफ द मैल न्यूट्रिशन ओबेसिटी को भी दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या है, डुअल बर्डन है क्या चीज़ का कि एक तरफ न्यूट्रिशन नहीं है बहुत लोगों के पास और बहुत लोगों के पास ओबेसिटी का प्रॉब्लम है ड्यू टू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, देयर प्रेवलेंस हैव बीन इंक्रीज। Thereafter, it also provides some idea on the increased use of contraceptive and family planning in India. However, some issues have been reflected in this National Family Health Survey report number 6, survey number 6, in which a higher C-section surgery has been said to be an increase in number from the prescribed criteria by the WHO, that is 10 to 15%. The C-section has increased to 22 to 24%, which is because mostly informally इसको कह सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्टल्स में आपका डिलीवरी C-section ऑपरेशन करके ही किया जाता है। ठीक है, जो कि WHO की क्राइटेरिया 10 to 15% से कहीं अधिक माना जाता है। खैर, इसमें बात करें कुछ ऑब्जर्वेशंस की तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात हो रही है। जो लास्ट सर्वे था उसके अंदर 88.6 था, अभी बढ़ के ये 90.6 हो चुका है, जबकि 95.6 ऑफ द इन्फेंट्स अंडर 6 months of age have been breastfeeded by their mothers within this survey period of 2023-2024। ठीक है, ये सर्वे ने कहा है कि there are some improvements with regard to the pandemic and the improvements in the child health indicators। पैंडेमिक के टाइम से इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। स्टंटिंग जो है अंडर 5 years के बच्चों का वो कम हो गया है 35.5 से 29.3 के आसपास। सीवियर वेस्टिंग भी 7.7 से 7.2 के आसपास कम हो चुका है। अंडरवेट का भी जो इंडिकेटर्स है वो आपका कम हो चुका है। सर्वे ने ये चीज़ फ्लैग की है कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अभी 2% 2 पे है, 2.0 पे है।
23 और 24 के अंदर, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम है। कई सारे स्टेट्स में जो ये टोटल TFR है इंडिया का वो 1.9 है, ठीक है, और सदर्न स्टेट्स में कई बार 1.6 से 1.7 भी जा चुका है। तो इस तरह से आपका ये कम हो रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ बढ़ चुका है, कितने से 66 से लेकर 69.1%। सर्वे ने जो मैंने कहा आपको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फ्लैग किया, वो प्रॉब्लम क्या है? द इंक्रीज इन द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो ये चीज़ें क्या है? एंग्जाइटी, ठीक है, तो ये चीज़ों का इंसिडेंट बढ़ चुका है। और ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि लाइफ स्टाइल डिजीज़ आपका ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक डुअल प्रॉब्लम जो मैंने जैसा हमने बात किया था, डुअल प्रॉब्लम ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, दैट इज पोजिंग अ सीवियर हेल्थ चैलेंज फॉर द इंडिविजुअल्स। इसको भी ठीक करने का बहुत बड़ा टाइम आ चुका है अभी। फिर वुमेन और मदर की बात करें तो उनको एंटीनेटल केयर प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। 95.9% जो वुमेन है उनको ये केयर मिल रहा है। एंटीनेटल केयर का परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज दिखा रहे हैं, और इनका न्यूट्रिशन का जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर जैसे हमने बात किया था कि इस सर्वे ने ये देखा है कि सिजेरियन जो डिलीवरीज है वो बढ़ गया है, 21.5 27.2 हो चुका है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड 10 to 15 से बहुत कहीं ऊपर है। तो ये सर्वे जैसे हमने बात किया था किसके द्वारा? हेल्थ मिनिस्ट्री से द्वारा कंडक्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से कहता है वैक्सीनेशंस के ऊपर और हाइजीन के ऊपर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दर्शाता है, सर्वे पॉइंट आउट करता है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट हमारे पास है RBI का रिपोर्ट को लेकर। RBI ने हाल ही में एक एनुअल रिपोर्ट जारी किया अपना। उस एनुअल रिपोर्ट में RBI ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर देखा जा रहा है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है आपका, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है? फ्लाइट ऑफ कैपिटल। क्यों हो रहा है फ्लाइट ऑफ कैपिटल? द रीज़न बीइंग कि डॉलर ज़्यादा मजबूत हो रहा है रुपी से। रुपी अभी 96 पे आ चुका है और डॉलर इंडिया से फ्लाई आउट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न दिखाई RBI के एनुअल रिपोर्ट के अंदर। सो बेसिकली देखें तो ये डॉलर फ्लाई आउट का जो इशू है वो कहाँ पे आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है आपका। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? दो चीज़ें होती है इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कंस्टिट्यूट ऑफ द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर विजिबल्स मतलब जो हमें दिख पाए, तो विजिबल मतलब ट्रेड इन गुड्स। देन वी हैव सम इनविजिबल्स जो कि करंट अकाउंट के पार्ट हैं। इनविजिबल्स में वी हैव सर्विसेज ट्रेड, ठीक है, वी हैव इनकम्स लाइक ट्रांसफर, पेमेंट एट्सेट्रा, एंड देन वी हैव ट्रांसफर्स, गिफ्ट एट्सेट्रा। उसके बाद रेमिटेंसेस भी आते हैं इस इनकम वाले पार्ट के अंदर, करंट अकाउंट के पार्ट है। फिर आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब किसी देश से बाहर विदेश से पैसा आया एज अ लोन के थ्रू या एज एन FDI के थ्रू या एज ए ग्रांट के थ्रू, तो जैसे भी आया पैसा वो कैपिटल अकाउंट में दर्शाते हैं। तो इसी CAD एक होता है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि अभी ये करंट अकाउंट और प्लस कैपिटल अकाउंट दोनों को अगर जोड़े तो इसमें क्या अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हमारा जो करंट अकाउंट वाला है वो जाएगा घाटे में, जाएगा माइनस में, और कैपिटल अकाउंट अगर उससे ज़्यादा नहीं है तो वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा डेफिसिट किस पे हो? करंट अकाउंट पे डेफिसिट होगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है देश के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जिससे जूझ रही है करंट अकाउंट डेफिसिट के प्रॉब्लम से, ठीक है। तो इस डेफिसिट और CAD और FD को भी कहते हैं ट्विन डेफिसिट बेसिस, तो उस बात को छोड़ दीजिए, अभी वो इकोनॉमी का जो कोर पार्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे कंसर्न वाली बात यह है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच जो अंतर है वो बढ़ रहा है, क्योंकि अभी कैपिटल अकाउंट से जो FPI हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो कि इंडिया के इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना कैपिटल लेके US वापस जा रहे हैं, जहाँ जिस कंट्री से आए किसी और कंट्री में पैसा लगा रहे हैं। इससे क्या हो जा रहा है? आपका जो कैपिटल है वो फ्लाई कर रहा है, डॉलर फ्लाई कर रहा है बाहर, और डॉलर का रिजर्व कम हो रहा है, जिससे वी आर गोइंग टू फेस अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन इफ थिंग्स हैव नॉट बीन इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो मेन रीज़न जो RBI ने कहा है हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है या अभी जो हमारा डॉलर फ्लाई कर रहा है, उसका मेन रीज़न्स क्या है कि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी से क्या होता है आपका कि हमारा डॉलर में होता है चीज़ें। अब मान लीजिए हम कहीं से हमने एक ये सामान बनाया, इस सामान का जो इनपुट है
वो हम कहीं बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनको पेमेंट हम किस में, रुपीज़ में तो करेंगे नहीं, उनको पेमेंट करेंगे डॉलर में। डॉलर कहाँ से आएगा, एक बिजनेसमैन के पास डॉलर होता नहीं है, वो आरबीआई डॉलर डिमांड करता है और ये डॉलर हम देते हैं इंपोर्ट को पे करने के लिए। वैसे ही अगर हमने कहीं से तेल मंगाया, ऑयल मंगाया, तो उनको हम ये डॉलर में पेमेंट करते हैं। हमने गोल्ड मंगाया, अब गोल्ड भारत में तो ऐसा बनता नहीं, हम गोल्ड बाहर से मंगाते हैं, तो ये भी उनको डॉलर में ही हम पेमेंट करते हैं। तो इससे डॉलर क्या है, बाहर जा रहा है। इनसे बड़ा कारण डॉलर बाहर जाने का है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का भारत से निकल जाना, क्योंकि इनस्टेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फियर ऑफ द ट्रेड वॉर, ट्रेड अनसर्टनिटीज एंड द बेनिफिट और सम कंट्रीज गिविंग हायर रिटर्न्स ऑन द जमा हुआ पैसा, तो वहाँ वो फॉरेन कैपिटल चला जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो अकाउंट। तो यही भी बहुत बड़ा कारण है डॉलर का फ्लाई आउट होने का। और लास्ट 1 ईयर से जो रिजर्व्स है आरबीआई के पास डॉलर्स का, जिसको हम बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिजर्व्स भी कहते हैं, वो 691 से कम हो चुका है थोड़ा सा आपका। तो ये भी बहुत बड़ा चिंता का, इसलिए इस चिंता के लिए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप तेल का खर्चा कम करें, एनर्जी खर्चा कम करें और सोना ना खरीदें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है, ठीक है, तो आपका अभी देख रहे हैं कि ट्रेड अनसर्टनिटीज़ भी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज चल रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। तो अभी क्या इन्फ्लेशन आ सकता है आपका, इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर आरबीआई ये बात कहती है और ट्रेंड्स आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। अब बात करें इस रिपोर्ट की खासकर, तो इसमें कहा गया है कि डॉलर फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री जो है वो इनफ्लो से ज़्यादा हो चुका है। जो इतना इनफ्लो आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा डॉलर बाहर जा रहा है। तो 30.8 बिलियन 2025-26 के अंदर, जो कि 6 गुना ज़्यादा है 2024-25 से। और इससे क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस को नुकसान पहुंच रहा है। दिस डेफिसिट इज इंटायरली पेड फ्रॉम दिस आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डेंटिंग देम सिग्निफिकेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर, ठीक है। फिर एक ट्रेंड कहा गया है कि 2023 और 24 में हमारे पास बीओपी सरप्लस था, क्योंकि जितना अगर हमारा डेफिसिट करंट अकाउंट पे था उससे कहीं ज़्यादा पैसा हमारा कैपिटल अकाउंट से आ चुका, जो कि डेफिसिट को कम किया, हमारा बीओपी सरप्लस में था। उसी कारण से आरबीआई ने इतना सारा डॉलर अपने रिजर्व में रख पाया था। लेकिन अगर जैसे हम देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, कि जितना भी हमारा करंट अकाउंट में बीओपी चल रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, अगर वो ज़्यादा डेफिसिट में है तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। लेकिन अगर हमारा कैपिटल ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो चुका है तो वो आपका उसके असर को कम कर देगा। लेकिन ये अभी इस साल लास्ट 1 ईयर से नहीं हो रहा है, क्योंकि जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा, हमारा इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है दैन द एक्सपोर्ट। तो इस रीज़न को कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ें इसमें अंदर मेंशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं हाईलाइटेड पॉइंट्स को, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये है इसके अंदर ऑब्जर्वेशन कि इंडिया 90% से ज़्यादा इंपोर्ट करती है किस चीज़ का, गोल्ड का पूरा ही करती है खासकर, और वैसे एनर्जी का या ऑयल्स का इंपोर्ट करती है। ये बहुत बड़ा हमारा इंपोर्ट बिल का रीज़न है। एक इसी से मिलता जुलता आपका एक आर्टिकल था इंडियन इकोनॉमी को लेकर, जो कि बात कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी टू रिमेन रेजिलिएंट डिस्पाइट वॉर इम्पैक्ट। यहाँ इसका मतलब समझिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजिलिएंट है, किस बारे में बात की गई है कि इंडियन इकोनॉमी का रेजिलियंस मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि एक बंदे को किसी को बुखार है, लेकिन उसका बुखार होने से पहले उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी तो वो बुखार में ज़्यादा बीमार नहीं पड़ा। वहीं अगर एक दूसरा बंदा है जो पहले से ही कमज़ोर था, उसको फिर बुखार भी हो गया तो बुखार ने उसकी जान ही ले ली बिल्कुल, या बहुत कमज़ोर कर दिया, उसको बहुत बीमार कर दिया। तो इंडियन इकॉनमी क्या है, रेजिलियंस है, उसके अंदर पहले से इम्यूनिटी है जिससे वो इतना बीमार नहीं पड़ा है डिस्पाइट द वॉर इम्पैक्ट। यहाँ वॉर क्या है, एक तरह का बुखार कह सकते हैं, क्योंकि वॉर से क्या हुआ है, आपका जो एनर्जी सप्लाई है वो वीक हो चुका है, उसमें डिसरप्शन आया है, सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया है। और ये डिसरप्शन से क्या हुआ, आपका जो रॉ मटेरियल्स हैं वो महंगे आ रहे हैं, वो इन्फ्लेशन के रूप में आ रहे हैं। और ये इन्फ्लेशन से क्या होगा, आपका प्रोडक्शन के ऊपर डेंट पड़ेगा, या जो प्रोडक्शन होगा भी वो बहुत ही इन्फ्लेटेड, उसके महंगे दामों में होगा, और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है वो बहुत महंगा दाम आपको कोट कर उसको महंगा दाम देना पड़ेगा। फिर भी इंडियन इकॉनमी रेजिलिएंट है वॉर इम्पैक्ट के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व किए गए थे कि बुखार कहाँ है इन वर्ल्ड इकोनॉमी में, कैसे देयर आर सम वीकनेस इन द ग्लोबल इकोनॉमी, द रीजन बीइंग ऑफ कोर्स द वॉर, इन्फ्लेटेड एंड अनसर्टेन एनर्जी प्राइसेस, सप्लाईज इसी का पार्ट हो जाएगा आपका,
अनसर्टेन ट्रेड पॉलिसीज एट ग्लोबल लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस ने कभी किसी 50% टैरिफ मार दिया या 50% ऊपर 50% टैरिफ मार दिया, चाइना ने एक रेसिप्रोकल टैरिफ मार दिया, तो क्या इससे ट्रेड वॉर और ट्रेड अनसर्टेनिटी आती है ग्राउंड लेवल के ऊपर, जिससे आपका इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। एलिवेटेड प्राइस लेवल्स, लॉजिस्टिक एंड वोलाटाइल ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा रीज़न। इसका मतलब क्या हुआ, एलिवेटेड प्राइस मतलब प्राइसेस का बढ़ जाना, लॉजिस्टिक का प्राइसेस बढ़ जाना, वोलाटाइल ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, अभी यहाँ पैसा लगाया कुछ लोगों ने, कल देखा यहाँ वॉर और यहाँ से पैसा भाग कहीं और ले गए, तो ये क्या इनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है आपका फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। कहाँ पे, फाइनेंशियल मार्केट अंदर इट विल क्रिएट द इनस्टेबल कंडीशंस, ठीक है। फिर इंडियन इकोनॉमी कैसे मजबूत है कि स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक डिमांड, कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, एक स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक डिमांड से ड्रिवन है रादर देन देयर डिपेंडेंस ऑन द एक्सपोर्ट एज अ ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, क्योंकि इतना एक्सपोर्ट हम करते ही नहीं कि भाई हमारा अगर एक्सपोर्ट कम होगा हमारे ग्रोथ पे असर पड़ेगा, हमारा डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है। और स्टेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड गवर्नेंस इज आर द मेन रीजंस दिस रिपोर्ट कोटेड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिलिएंट इंडियन इकोनॉमी। फिर एक खबर है चाइना को लेकर कि चाइना एक लॉन्चिंग पैड बना रहा है नियर इट्स न्यूक्लियर मिसाइल सिलोज इन रिमोट डेजर्ट, छुपाकर, क्योंकि उसको फियर किससे है, यूएस से। अगर यूएस ने कल होकर अटैक किया न्यूक्लियर अटैक चाइना पे, चाइना के पास अगर ये छुपा हुआ अंडरग्राउंड में रहेगा आपका न्यूक्लियर आर्सेनल, तो ये आपका प्रॉपर तरीके से यूएस को रिप्लाई कर सकता है, ठीक है। बेसिकली देखें तो ये डर क्यों हो रहा है, क्योंकि यूएस ने ताइवान को लेकर कुछ कहा है और ताइवान को हथियार देने की बात की गई है। ताइवान को यूएस सपोर्ट करता है। देखिए एक इशू है यहाँ पे ताइवान और चाइना का, ताइवान एंड चाइना का इशू है। ये इशू क्या है, ये इशू आपका चल रहा है कोल्ड वॉर एरा से। जब आपका कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम के अंदर देखे तो दो चीज़ें थी हेजमनी में, यूएस और यूएसएसआर। यूएस क्या था, कैपिटलिस्ट था आपका, और ये क्या थे, कम्युनिस्ट थे, ठीक है। तो जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी वो अभी बन रही थी, उनके पास दो चॉइस थे, या तो आप कैपिटलिस्ट हो जाए, कम्युनिस्ट हो जाए। उसी में देखे तो 1949 में चाइना में इंडिपेंडेंस हुआ और यहाँ पे दो पार्टियाँ KMT कुओमिंगतांग और एक माओ जेडोंग आता है, और इन दोनों के बीच होता है टसल पावर को लेकर। तो इसी पावर टसल के अंदर जो है कुओमिंगतांग, जो कि एक पावर टसल हो जाता है आपका यहाँ पे, और कुओमिंगतांग KMT जो कि एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट के थे, यूएस ने इनको सपोर्ट किया और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, कहाँ पे, ताइवान में जाकर। जबकि पीपल रिपब्लिक जो है वो चाइना का मेन माओ जेडोंग ने उसको इस्टेब्लिश किया PRC को लेकर, और ये कहते हैं ये रियल चाइना है एंड वन चाइना पॉलिसी के अंदर इसको लाते हैं, देखते हैं। तो इसी में मार चल रहा है, अभी इशू चल रहा है आपका, नॉट मार, कि भाई ताइवान को सपोर्ट ना करो, ताइवान चाइना का अभिन्न अंग है, ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ऐसा मानते हो उसको। तो इसीलिए वो डर रहता है न्यूक्लियर का। तो यही बात थी आपका यहाँ पे। तो इस बात को लेकर ही कुछ डिफेंस लॉन्चर, मोबाइल डिफेंस लॉन्चर, एयर डिफेंस को मजबूत करने की बात की गई है। लास्ट न्यूज़ पे हमारा भी ये है कि रिसेंटली जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात के अंदर, उसमें 8 लायंस के बच्चे मर चुके थे क्योंकि सस्पेक्टेड बवेशिया इन्फेक्शन उनको इन्फेक्ट कर गया, ठीक है। लायंस की बात करें तो लायंस का मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं, हमारे गिर नेशनल पार्क में ही मिलते हैं, या जो गुजरात सौराष्ट्र का रीजन है वहाँ पे अभी रिसेंटली देखे तो बारदा सेंचुरी में भी कुछ 17 लायन पाए गए थे। रिसेंट सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो 2025 के अंदर लायन की संख्या कितनी थी, 891 एशियाटिक लायन संख्या थी, जो गिर और उसके एडवाइन डिस्ट्रिक्ट में आपका स्प्रेड थे, ठीक है। तो लायंस की अगर बात करें, यहाँ पहले बात करते हैं पैरासिटिक डिजीज़ जो इनको हो गया, जिस कारण से इनका फैटल हो गया, इनके बच्चों की जान गई। वो क्या है, पैरासिटिक डिजीज़ है एक तरह का, जिसका ट्रांसमिशन किससे होता है, टिक से। जो ब्लड पे फीड करते हैं टिक्स, छोटा सा देखा होगा आपने, जो ब्लड सकिंग बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरिया नहीं पैरासाइट्स होते हैं बेसिकली, ये जो ब्लड पे फीड करते हैं। अगर किसी में इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन कैरी कर रहा है, तो वो इन्फेक्शन आपका उस जानवर में भी आ जाएगा। सो दे आर टिक बॉर्न पैरासिटिक कॉज बाय माइक्रोस्कोपिक बवेशिया प्रोटोजोआ विच अटैक एंड डिस्ट्रॉय द होस्ट RBC ब्लड, उसको सक करता है। अगर उसके अंदर कुछ डिजीज़ है पहले से, तो वो डिजीज़ एनिमल में ट्रांसफ़र हो सकता है, यही है आपका बवेशिया डिजीज़। इसी डिजीज़ के कारण से जो 8 बच्चे थे वो उनको वल्नरेबल थे, वो लोग बच्चे थे, वो उनकी जान चली गई। बात करें लायन की तो इंडिया होस्ट करता है
लायन का लोन सब स्पीशीज दैट इज द एशियाटिक लायन। लायन दो प्रकार के होते हैं, अफ्रीकन लायन एंड एशियाटिक लायन। अफ्रीकन लायन के साइज बहुत बड़ा होता है, एशियन का साइज बहुत छोटा होता है, उनसे छोटे होते हैं। तो वाइल्ड पॉपुलेशन जो एशियाटिक लायन का है वो कहाँ पे है, गिर एंड फ्रांस रीजन में आपका है। डिफरेंट फ्रॉम द अफ्रीकन लायन मैंने बताया, स्मॉल बॉडी है, लेस मेन। मेन आपका मतलब ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे हेयर है इनके, इसको मेन कहते हैं। जो इंडियन एलिफेंट, एशियाटिक एलिफेंट्स, इसमें आपका मेन कम होता है। एशियाटिक एलिफेंट्स के अंदर इनके ये बेली के पास एक वर्टिकल राउंडेड स्ट्रक्चर होता है आपका ये, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग फोल्डेड स्किन अलोंग द बेली। ये एशियाटिक एलिफेंट में पाया जाता है। एशियाटिक एलिफेंट और कहाँ पे, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गुजरात के, जिसमें 17 लायन पाए गए हैं। इनका पॉपुलेशन लायंस का 891 हो चुका है, जो कि 32% इंक्रीज़ है 2020 में जब सेंसस किया गया था, और उस टाइम में 674 था, अभी 891 हो चुका है। अगर बात करें इनके कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ की, इनको कंजर्व किया गया है IUCN के IUCN की इंडेंजर्ड उसमें कैटेगरी में ये आते हैं। और इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में इनको लाते हैं। और साइट्स जो कि ट्रेड को प्रिवेंट करता है स्पीशीज़ का, उसके अपेंडिक्स 1 में है। Project Lion was launched in 2020, and there is one more project known as the International Big Cat Alliance, which was launched in 2023 on the occasion of 50 years of the Project Tiger। ये सब Project Tiger के अंदर ही आता है आपका, ठीक है, उसको लाया गया था। तो इस तरह से हमने देखा आज का ये खबर। नेक्स्ट विल सी यू अगेन विथ मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़, and we'll try to cover the news pieces in terms of their importance rather due to some paucity of time here. So we'll see you next time. Thank you very much. Take care.